बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में मिनी नाम का एक माँ बकरी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। बच्चों में से बड़े का नाम था मिंटू और छोटे का नाम था चिंटू। मिनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़े ही लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। वो उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी लाकर दिया करती थी। कुछ महीने पहले ही मिनी के पति की मौत हो गई। तब से वो अपने बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए फल लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पहले दो माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले खाऊंगा। हाँ बाबा हाँ, सबको बराबर दूंगी। शांति से बैठो जरा, मैं ये फल तुम दोनों के लिए ही तो लाई हूँ। पहले तुम दोनों को खिलाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा मैं खाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। फिर दोनों बच्चों खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद मिंटू अपने माँ से कहता है, माँ, इतने मीठे फल तुम कहाँ से लेकर आती हो? मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो ना माँ, मैं भी मीठे फल लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग जब बड़े होकर घर के बाहर जाने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम दोनों को सारे ठिकाने दिखा दूंगी। अब तुम दोनों बहुत छोटे हो, घर में ही रहा करो, बाहर बहुत खतरा है। अच्छा माँ, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वही मानकर चलेंगे माँ। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगा माँ, बाहर बहुत खतरा है। तुम मुझे खाना ला कर दोगी और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा जीवित नहीं रहूंगी। मेरी भी तो उम्र हो रही है। बड़े होने के साथ साथ तुम दोनों को जंगल के सब कुछ सीख लेना होगा, नहीं तो मैं जब नहीं रहूंगी तब मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी तरह समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ मिंटू और चिंटू बड़े होते जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो। जंगल के नियम के बारे में जानो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ हाँ माँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी ले चलो माँ, मैं इस घर के बाहर कभी नहीं गया हूँ। मुझे जंगल देखने का बहुत मन कर रहा है माँ। जंगल कैसा दिखता है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम दोनों जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। फिर माँ बेटे भोजन लाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं और चिंटू घर में बैठकर आराम करने लगता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाता है। चिंटू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब उसकी माँ उसे जंगल में जाने के लिए कहती थी, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देता था। बेटा चिंटू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी तो खाना ढूंढना सीखना होगा। नहीं माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और फिर जंगल से भोजन लेकर आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे फालतू में परेशान कर रही हो, ये सब मैं खुद कर सकता हूँ। अभी तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मिनी को ये बात समझ में आ जाती है कि चिंटू की आदत बिगड़ गई है, वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मिनी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है, लेकिन चिंटू को लगता था कि उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाकर बस परेशान करना चाहती है। खाना ढूंढना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अभी नहीं। इसी बीच एक दिन मिनी की मौत हो जाती है।
दोनों भाई माँ के पास खड़ा होकर बहुत रोने लगता है। अगले दिन मिंटू अपने भाई को कहता है, देखो भाई, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा काम करना पड़ेगा। मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल सकता। अरे तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है? तुम बहुत बहादुर हो, तुम सब कुछ संभाल सकते हो। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अपना जीवन जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। अरे भैया, ज्यादा ज्ञान मत दो। जंगल से मेरे खाने के लिए कुछ भोजन लाते हो तो तुम इसलिए अपने आप को बड़ा महान समझने लगे हो। मिंटू को अपने भाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता, उसके साथ ही रहने लगता है। इधर चिंटू अपने भाई की बातों को अनसुना कर उसी पर आश्रित होकर मजे करने लगता है। अरे चिंटू, कहाँ हो? ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। जल्दी आओ, आम बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर चिंटू अपने भाई के पास आकर आम खाने लगता है। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक बदमाश शेर आता है। जो भी प्राणी उसके सामने आता है उसे वो शिकार कर लेता है। सभी प्राणी डर के मारे अपने अपने घर में छुप जाते हैं। भाई चिंटू, जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया है, तुम उसे बच के रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो और तुम भी सावधानी से वापस आना। मिंटू घर से निकलकर भोजन के तलाश में निकल जाता है। तभी वो शेर उसका पीछा करता है। मिंटू शेर को देखकर दौड़ने लगता है। फिर किसी तरह एक छोटे से गड्ढे में घुसकर अपना प्राण बचा लेता है। लेकिन वो शेर उस गड्ढे के पास बैठकर मिंटू के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहाँ से नहीं हटता, जिस कारण मिंटू अपने घर नहीं जा पाता। उधर चिंटू अपने भाई के घर ना लौटने के कारण भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो भोजन के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर आज वापस नहीं आया? मैं सुबह से भूखा हूँ, अब क्या करूँ? बहुत भूख लगी है। चिंटू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह मिंटू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। कहाँ थे तुम? तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। बहुत मुश्किल से अपना जान बचाया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मिंटू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, इसलिए तो कहता हूँ तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको, नहीं तो मुसीबत में पड़ोगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लाकर दो ना, रहा नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, बारिश थमने के नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाना लाने के लिए जा नहीं सकते हैं? माँ ने कहा था आंधी तूफान या तेज बारिश होने लगे तो घर से बाहर नहीं निकलना,
जान को खतरा हो सकता है। दोनों भाई भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। दिन ढलकर रात हो जाती है, लेकिन बारिश लगातार होती रहती है। सुबह होने पर वो देखती है कि जंगल में बान आ गया है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकती। हे भगवान, जंगल में बाढ़ आ गई है, अब क्या करूं? भूखे भाई का हाल देखकर मिंटू से रहा नहीं जाता और वो खाने के तलाश में जाने लगता है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं खाने की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है, बारिश भी हो रही है, मैं जल्द ही कुछ खाना लेकर आ जाऊंगा। मिंटू खाना लाने के लिए चला जाता है और चिंटू घर पर भाई के लौटने का इंतजार करता है। बहुत समय बाद भी मिंटू वापस नहीं लौटता। अरे भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकल जा रही है। अगर मुझे खाना ढूंढने का अनुभव होता तो मैं खुद चला जाता। चिंटू को बहुत ही पछतावा होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी भी किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है। कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चिंटू की हालत बहुत खराब हो जाता है। फिर एक रात उसे भूखे सोना पड़ता है, लेकिन चिंटू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती, वो हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर दंपति रहते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान रहते थे। शेर जंगल का राजा था। उनके बाद कौन जंगल का सिंहासन संभालेगा, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक संतान के लिए दोनों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारा जगह पर भी गए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर एक दिन शेर के मंत्री ने बताया, महाराज, जंगल के पूरब दिशा में एक बड़ा सा पेड़ के नीचे एक साधु महाराज तपस्या करते हैं। मैंने सुना है कि साधु महाराज चमत्कारी हैं। उनके पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। यदि कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो अवश्य ही उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आप एक बार उनके पास जाइए, आपका भी मनोकामना पूरी हो जाएगी महाराज। मैं जरूर जाऊंगा तेंदुआ भाई, एक संतान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर शेराज ने साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल के पूर्व दिशा की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद साधु महाराज का दर्शन मिलता है। शेर साधु महाराज के पास जाता है। उस समय साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। शेर इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद साधु महाराज आँख खोलते हैं और अपने सामने शेराज को देखते हैं। क्या हुआ है शेरराज, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या कोई समस्या है? साधु महाराज, हमें संतान ना होने की वजह से मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। अगर आपके आशीर्वाद से हमें भी एक संतान प्राप्ति होता तो मेरा और मेरी शेरनी का जीवन धन्य हो जाता। साधु महाराज, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बात को सुनकर मेरी पत्नी भी बहुत खुश होगी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर जरा सा भी धूप बच्चे को स्पर्श हुई तो उसी समय बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, अब जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगने देंगे, बहुत ख्याल रखेंगे उसका। इतना कहकर शेरराज खुशी से नाचते हुए अपने गुफा में लौट आते हैं और सारी बात शेरनी को बताते हैं। सारी बात सुनकर शेरनी कहती है, बिल्कुल वैसा ही होगा शेरराज। मैं अपने संतान को धूप देखने ही नहीं दूंगी, एक हल्की सी रोशनी भी उसके ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। उसे कभी भी पता नहीं चलेगा
कि धूप क्या चीज है। इतना कहकर शेरनी ने साधु महाराज के दिया हुआ फल खा लेती है। इस तरह कुछ महीना बीत जाता है। एक दिन शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा रंग में सफेद था, बिल्कुल चांद जैसा चमकीला। इतना सुंदर बच्चा पाकर शेर और शेरनी बहुत खुश हो गए। उस दिन से दोनों मिलकर बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे कि दिन में वो बच्चा किसी भी प्रकार से गुफा के बाहर ना निकल जाए और उसे धूप ना लग जाए। इधर जंगल के जानवरों को जब पता चला कि शेर का बेटा हुआ है, तब सभी उसे देखने और बधाई देने आए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। हमने सुना है कि हमारे नए राजकुमार आए हैं। हम सब उन्हें देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हाँ हाँ महाराज, राजकुमार को बाहर लाइए। हम सब उनका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया उन्हें बाहर लाइए महाराज। सबकी बात सुनकर शेरराज और शेरनी चिंता में पड़ जाते हैं। फिर शेरनी कहती है, नहीं प्यारे जंगलवासियों, हम अभी उसे बाहर नहीं ला सकते। अभी वो बहुत छोटा है। इस वक्त उसे बाहर लाना ठीक नहीं होगा। तो क्या हम सब राजकुमार का दर्शन नहीं पाएंगे? लेकिन क्यों शेरनी महारानी, हम बहुत आशा लेकर आए हैं कि हम सब राजकुमार का दर्शन करेंगे। ऐसे तो हम बहुत निराश हो जाएंगे महाराज। ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमार का दर्शन करना ही है तो तुम्हें रात में आना होगा। दिन के समय राजकुमार को बाहर निकालना संभव नहीं है। लेकिन क्यों महाराज, दिन के समय राजकुमार बाहर क्यों नहीं आएंगे? ये बात तुम लोगों को बताना संभव नहीं है। ये एक राज की बात है। अगर तुम सब राजकुमार का दर्शन करना ही चाहते हो तो शाम होने के बाद आओ। ठीक है महाराज, हम राजकुमार से मिलने रात को ही आएंगे। फिर सारे जानवर वहाँ से लौट जाते हैं। फिर शाम होते ही सारे जानवर राजकुमार से मिलने के लिए गुफा की ओर जाते हैं। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बाहर ही खड़े थे। सभी जानवर सफेद राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह शेरराज, आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। आसपास के किसी भी जंगल में इतना सुंदर बच्चा नहीं होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। महारानी, हम राजकुमार के साथ थोड़ा खेलना चाहते हैं। क्या आप राजकुमार को हमारे साथ खेलने देंगे? ठीक है बच्चों, तुम सब खेलो। हम बड़े लोग थोड़ा बात करते हैं। फिर शेर का बच्चा खरगोश और हिरन के बच्चे के साथ खेलने लगा। राजकुमार, तुम तो कितने सुंदर हो। इतना सुंदर राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, रात में तुम इतना सुंदर लगते हो तो दिन में कितने सुंदर लगोगे। दिन में तो उजाला रहता है। उजाला? वो क्या चीज होता है? मैंने तो कभी उजाला नहीं देखा। अरे वही जो धूप निकलने पर होता है और अंधेरा मिटा देता है। क्या धूप? धूप क्या होता है? मैंने तो कभी धूप के बारे में नहीं सुना। अरे इसे धूप के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम सच में नहीं जानते? नहीं भाई, मुझे सच में धूप और उजाला के बारे में नहीं पता। उसके बाद सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर शेर राजकुमार अपने माता पिता से धूप और उजाला के बारे में पूछता है। उसके मुंह से धूप और उजाला के बारे में सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। फिर शेरनी ने उसे दूसरी माताओं की तरह डराने लगती है। सुनो बेटे, धूप एक बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर है। वो बच्चों को देखते ही खा जाता है। कभी भी तुम उसके सामने मत जाना जब तक बड़े ना हो जाओ। माँ, तो फिर वो दूसरे बच्चों को क्यों नहीं खाया? वो तो सब धूप में खेलते हैं। उन्हें तो धूप में कोई नुकसान नहीं करता। तो सुनो, वो सिर्फ शेर के बच्चों को ही खा जाते हैं, इसलिए बाकी सब बच्चे धूप में खेलते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। हाँ बेटा, तुम्हारे माँ ने सही कह रही है। और यहाँ तुम ही तो शेर के बच्चे हो, इसलिए बेटा कभी भी धूप में मत जाना।
हाँ बेटा, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। जब तुम बड़े हो जाओगे तब सही मौका देखकर हम तुम्हें बाहर निकलने की अनुमति देंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शेर और शेरनी शिकार के लिए गुफा से बाहर जाते हैं। और शेर राजकुमार गुफा में अकेला रहता है। तब उसके मन में धूप को देखने की इच्छा जागी। आखिर देखो तो सही, गुफा के बाहर ये धूप नाम का जानवर कितना बड़ा होता है। माता पिता की मना करने के बाद भी वो गुफा से बाहर जाता है। पेड़ के डाल पर बैठा हुआ एक कौवा उसे बाहर निकलते देख लेता है। फिर राजकुमार के शरीर में धूप लगते ही सावधान बने के अनुसार वो गायब हो जाता है। इधर शाम होने के बाद जब शेर और शेरनी गुफा में लौट आते हैं तो वो दोनों उसे देख नहीं पाते। फिर शेरनी कहती है, बेटे कहाँ हो तुम? देखो आज हमने तुम्हारा पसंद का खाना लाए हैं। बाहर आओ मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं। अरे देखो हमारा बेटा अंदर नहीं है, कहाँ गया है वो? अरे वो अंदर ही है, अच्छी तरह से देखो, कहाँ जाएगा वो? मैं अच्छी तरह से देखा, मेरा बच्चा अंदर नहीं है। कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गया? हे भगवान, मेरे बच्चे को रक्षा करना। फिर दोनों घबराकर बाहर निकल जाते हैं और पुकारने लगते हैं, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ बेटे, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं। फिर शेरनी ने पेड़ के ऊपर कौवे को देखता है और उससे पूछता है, कौवा भाई, तुमने मेरे बेटे को कहीं आसपास देखा? क्या वो बाहर निकला था? हाँ शेरनी महारानी, अभी कुछ देर पहले ही गुफा से बाहर निकला था, लेकिन बाहर तो निकला था, फिर पलक झपकते ही कहाँ चला गया। कौवे की बात सुनकर शेरनी जोर जोर से रोने लगी। चला नहीं गया, मेरा बच्चा गायब हो गया। अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके सहारे जिएंगे? हे भगवान, लौटा दो मेरे बच्चे को। हे साधु महाराज, इतना जतन करने के बाद भी आखिर मेरा बेटा गायब हो ही गया। अब तुम ही हमारे मार्गदर्शन कराओ साधु महाराज। फिर दोनों मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं। हे साधु महाराज, बेटे की जगह अगर मैं गायब हो जाता तो अच्छा होता। कम से कम एक माँ अपनी बेटे के साथ रह तो सकती। हे साधु महाराज, आप मुझे ही गायब कर देते। कम से कम ये तो अपने बेटे के साथ खुश रहे थे। एक बेटे के लिए इन्होंने बहुत तपस्या किए थे। अब हम अपने बेटे का गम कैसे सह पाएंगे साधु महाराज? दोनों की बात सुनकर साधु महाराज कुछ देर चुप रहते हैं। फिर कहते हैं, तपस्या किए थे नहीं, तपस्या किए हैं, ये जानते हुए भी कि धूप में कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल बच्चे को धूप लगेगी ही, और धूप लगते ही वो गायब हो जाएगा। इसके बाद भी तुम दोनों ने अपने बच्चे को बड़े जतन से पाला, खिलाया पिलाया, उसे सच्चा प्यार दिया, उसे रात में बाहर ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाई, शिकार करना सिखाया, हर चीज सिखाई। एक पल के लिए भी उसके मन में स्वार्थ नहीं आया। जो पिता माता अपने बच्चे को इतना सच्चा प्यार देते हैं, उनके बेटे कभी उनसे जुदा नहीं हो सकते। जाओ अपने गुफा में लौट जाओ, जाकर देखो, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। आज के बाद तुम उसे धूप में निकल सकते हो, वो कभी भी गायब नहीं होगा। फिर शेर और शेरनी खुशी खुशी अपने गुफा में लौट आते हैं और गुफा के बाहर अपने बेटे को देख पाते हैं। माँ, तुम तो बेकार में ही डरती थी। धूप नाम का कोई खतरनाक जानवर नहीं होता। देखा मुझे, मैं तो बाहर आया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। कल से मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा माँ। उसकी बात सुनकर दोनों ने मन ही मन हंसने लगे। फिर शेरनी ने कही, हाँ बेटे, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, कल से तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओगे। उस दिन के बाद से शेर और शेरनी ने अपने बेटे को लेकर सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे।